हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आईपीओ में अप्लाई करते हो या नहीं करते हो, आज की वीडियो को पूरा देख लेना। आपके माइंड में जो भी क्वेरी होगी आईपीओ के रिगार्डिंग वो सब क्लियर हो जाएगी। हमने ऑब्जर्व किया है लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन है एंड इसी वजह से वो गलत तरीके से अप्लाई करते हैं एंड उन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलता। तो आज सारे क्वेश्चन को वन बाय वन देखेंगे एंड इन सभी क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके माइंड में चल रहे होंगे। आज के बाद किसी को भी आईपीओ के रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन या डाउट नहीं रहेगा, ये हमारा प्रॉमिस है आपसे। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को सबके साथ शेयर याद से कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स की लिस्ट। हमने सारे क्वेश्चन जो भी आप सभी पूछते हैं वीडियोस में वो नोट कर रखे हैं। मैं क्वेश्चन पुट करूंगी और सर उनको क्लियर करते रहेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर सेशन। सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं, उनको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जो लोग आईपीओ में अप्लाई नहीं करते हैं उनके माइंड में ये आता है कि आईपीओ में अप्लाई क्यों करना चाहिए। देखिए, आईपीओ में अप्लाई करने से नुकसान कुछ नहीं है, क्योंकि कोई चार्ज नहीं लगता, कोई फीस नहीं है, कोई पैसा कट भी नहीं होता है। आप जितनी भी अमाउंट से आईपीओ एप्लीकेशन लगाएंगे वो अमाउंट कहीं जाती भी नहीं है, आपके बैंक अकाउंट के अंदर ही होल्ड होकर रह जाती है, मतलब एक जगह ब्लॉक हो जाती है। उस अमाउंट को आप 4-6 दिन जब तक वो आईपीओ ओपन रहेगा तब तक बस यूज नहीं कर सकते। एंड अगर आपको आईपीओ में अलॉटमेंट मिल गया तो वो अमाउंट कट हो जाएगी और आपको उतनी ही वैल्यू के कंपनी के शेयर मिल जाएंगे। और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला तो जो अमाउंट ब्लॉक हुई थी ना वो वापस से आपके अकाउंट में अनब्लॉक होकर आ जाएगी। सिंपल। इसका मतलब अगर किसी को आईपीओ अलॉटमेंट नहीं मिला तो उसका पैसा कहीं गया ही नहीं, ब्लॉक होकर वापस से अनब्लॉक हो गया। तो क्या सभी आईपीओ में अप्लाई करना होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आईपीओ में बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई का गेम चलता है। अगर कोई कंपनी अच्छी है और उसने शेयर का प्राइस कम रखा है तो वहां डिमांड ज्यादा आ जाएगी, जिससे उस पर्टिकुलर आईपीओ के प्रीमियम या कह सकते हैं जीएमपी, ग्रे मार्केट प्रीमियम, पॉजिटिव में हो जाएंगे। 10% हो सकते हैं, 20% या 50% भी हो सकते हैं। तो ऐसे आईपीओ जहां ग्रे मार्केट प्रीमियम काफी अच्छे होते हैं या पॉजिटिव में होते हैं वहां हम अप्लाई कर सकते हैं। वहां लॉस होने के चांसेस ना के बराबर होंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर कंपनी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, मतलब कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे नहीं है या कंपनी प्राइस हाई लेकर आई है आईपीओ का, तो वहां डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि लोग वहां अप्लाई नहीं करेंगे, जिससे प्रीमियम नेगेटिव में चले जाएंगे। ऐसे आईपीओ से हमें दूर रहना चाहिए क्योंकि उनकी लिस्टिंग नेगेटिव में होगी और वहां आपको लॉस हो सकता है। अच्छा सर, तो मैं समझ गई। जिस तरह शेयर को भी देख परख कर बाय करते हैं उसी तरह आईपीओ में भी हमें रिव्यू करके अप्लाई करना होता है। सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आईपीओ कितने टाइप के होते हैं? आईपीओ मेनली 2 टाइप के होते हैं, मेन बोर्ड आईपीओ एंड एसएमई आईपीओ। मेन बोर्ड आईपीओ में वो कंपनीज जिनका साइज बड़ा होता है वो आती है और एसएमई आईपीओ में वो कंपनी आती है जिनका साइज छोटा होता है। तो ये बताइए कि मेन बोर्ड आईपीओ में कितनी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं? मेन बोर्ड आईपीओ में हम 3 कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। रिटेल कैटेगरी, जिसमें एप्लीकेशन 15,000 के करीब से लेकर 2 लाख तक की वैल्यू से होती है। यहां ध्यान रखना, मैंने 15,000 के करीब वर्ड का यूज किया है, मतलब ये फिक्स 15,000 की नहीं होती है, क्योंकि एक लोट की वैल्यू सभी आईपीओ में अलग अलग होती है। जनरली ये वैल्यू 13,000 से लेके 15,000 के करीब की होती है। एंड सेकंड कैटेगरी में आपको 2 लाख से 10 लाख की अमाउंट से अप्लाई करना होता है, इसको बोलते हैं स्मॉल एचएनआई कैटेगरी। एंड थर्ड कैटेगरी में आपको 10 लाख से ऊपर के अमाउंट से अप्लाई करना होता है, इसको कहते हैं बिग एचएनआई कैटेगरी। बट मैंने सुना है कि सभी अमाउंट से अप्लाई करने का फायदा नहीं होता, इसका क्या मतलब होता है फिर? देखिए, आईपीओ में अप्लाई लोट के अंदर होता है। एक लोट के अंदर फिक्स नंबर ऑफ शेयर होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक लोट के अंदर 20 शेयर है और पर शेयर का प्राइस 700 रुपीज का है, तो एक लोट की वैल्यू बन गई 14,000 की। अब रिटेल कैटेगरी वालों को 14,000 की से लेकर 2 लाख तक अमाउंट में अप्लाई करना होता है। बट अगर वो आईपीओ रिटेल कैटेगरी में ओवर सब्सक्राइब हो गया ना तो उनका मिनिमम अमाउंट जो होगा वही काउंट होगा।
इसलिए रिटेल कैटेगरी वालों को एक लोट से अप्लाई करना चाहिए। अगर उससे ऊपर अप्लाई करेंगे ना तो वो आपका काउंट एक ही लोट होगा, फिर क्यों बेफालतू में आपको ज्यादा अमाउंट ब्लॉक करनी है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। सेम इसी तरह स्मॉल एचएनआई वालों को भी 2 लाख से जस्ट ऊपर जो मिनिमम वैल्यू बनती है लोट्स के अकॉर्डिंग उसमें अप्लाई करना चाहिए। जैसे यहाँ 14,000 का एक लोट था तो 14 लोट की वैल्यू बन जाती है 1,96,000 और 15 लोट की वैल्यू बन जाती है 2,10,000। एंड स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के लिए हमें कम से कम 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन लगानी होती है, इसलिए हम यहाँ पे 15 लोट की एप्लीकेशन लगाएंगे। इससे ऊपर भी लगा सकते हैं बट लगाने का फायदा नहीं है। मान लेते हैं आपने 30 लोट की एप्लीकेशन लगा दी जो बन जाती है 4,20,000 की। एंड स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया तो आपकी काउंट वो 2,10,000 की ही होगी। सेम इसी तरह बिग एचएनआई कैटेगरी वालों को भी 10 लाख से जस्ट ऊपर की जो एप्लीकेशन बनती है उसी में अप्लाई करना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें हर कैटेगरी के अंदर जो मिनिमम अमाउंट की एप्लीकेशन होती है उसी में ही अप्लाई करना चाहिए। उससे ज्यादा वैल्यू की एप्लीकेशन लगाने से कुछ फायदा नहीं होगा, बस हम एक्स्ट्रा फंड को ब्लॉक कर लेंगे जो किसी और एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी तरह की एप्लीकेशन को कहीं से अप्लाई कर सकते हैं? रिटेलर्स एंड स्मॉल एचएनआई एप्लीकेशन को तो आप अपने डीमैट अकाउंट से जहां भी जिस ब्रोकर में आपने ओपन कर रखा है वहां से आराम से अप्लाई कर सकते हो। बट बिग एचएनआई के एप्लीकेशन के लिए आपको नेट बैंकिंग का यूज करना होगा, क्योंकि डीमैट अकाउंट से आईपीओ एप्लीकेशन की लिमिट 5 लाख तक की है। 5 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन लगानी है आपको तो आपको नेट बैंकिंग का यूज करना होगा। इसलिए बिग एचएनआई की एप्लीकेशन आप डीमैट अकाउंट से अप्लाई नहीं कर सकते, वो एप्लीकेशन हमेशा नेट बैंकिंग से ही करनी होगी। एक क्वेश्चन और है, एसएमई आईपीओ में कितनी कैटेगरी होती है? एसएमई आईपीओ में 2 कैटेगरी में अप्लाई होता है, रिटेल कैटेगरी एंड एचएनआई कैटेगरी। एसएमई आईपीओ में एक लोट का साइज जो होता है ना वो 1 लाख से 2 लाख के बीच का रहता है। इसलिए रिटेल कैटेगरी की एप्लीकेशन 1 लोट की बनती है और उसकी वैल्यू बन जाती है 1 लाख से 2 लाख की। एंड वहीं एचएनआई कैटेगरी एप्लीकेशन 2 लाख से ऊपर की बन जाती है। अच्छा, ये बताइए, मेन बोर्ड आईपीओ में किस कैटेगरी में हमें अप्लाई करने का फायदा होता है अगर हम अलॉटमेंट पे फोकस करें तो? मेन बोर्ड आईपीओ में अगर हम अलॉटमेंट की बात करें तो वो होता है लॉटरी सिस्टम से। तो इसमें रिटेल कैटेगरी एंड बिग एचएनआई कैटेगरी का अलॉटमेंट चांसेस काफी हाई रहता है एज कंपेयर टू स्मॉल एचएनआई का, क्योंकि वहां पे सब्सक्रिप्शन स्टेटस कम रहता है एज कंपेयर टू स्मॉल एचएनआई के। बट किसी भी आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखते हैं तो वहां तो बिग एचएनआई का सब्सक्रिप्शन काफी ज्यादा रहता है, तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि वहां सब्सक्रिप्शन कम रहता है बिग एचएनआई का? ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सभी को मेनली कंफ्यूजन रहता है। देखिए, ऑलमोस्ट सभी को यही लगता है कि अगर हम बिग एचएनआई यानी 10 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन लगाते हैं तो हमें अलॉटमेंट 10 लाख के शेयर का मिलेगा, बट ऐसा नहीं होता है। एचएनआई कैटेगरी में चाहे आप स्मॉल एचएनआई में जाए या बिग एचएनआई में जाए, मतलब चाहे आप 2 लाख से अप्लाई करें या 10 लाख से अप्लाई करें, आपको अलॉटमेंट जो मिलेगा ना वो 2 लाख से मिलने वाला है। तो फिर बिग एचएनआई में अप्लाई करने का क्या फायदा है? अभी समझते हैं इसको भी। देखिए, आपको इतना क्लियर हो ही गया होगा कि 10 लाख बिग एचएनआई में अप्लाई करने से आपको अलॉटमेंट जो है ना वो 2 लाख का मिलने वाला है। तो बिग एचएनआई में जो भी सब्सक्रिप्शन स्टेटस होता है उसको 5 से डिवाइड करना होता है। जैसे मान लेते हैं आईपीओ रिटेल कैटेगरी में 10 टाइम सब्सक्राइब हो गया है, स्मॉल एचएनआई में 48 टाइम सब्सक्राइब हो गया है एंड वहीं बिग एचएनआई के अंदर 45 टाइम सब्सक्राइब हो गया है। तो आपको फर्स्ट 2 कैटेगरी रिटेल और स्मॉल एचएनआई में तो कुछ नहीं करना है, बट आपको बिग एचएनआई वाले फिगर को 5 से डिवाइड करना है। तो ये बन जाता है 9 का। इसका मतलब बिग एचएनआई कैटेगरी में 9 में से 1 को अलॉटमेंट मिल जाएगा। अच्छा, तो बिग एचएनआई का फायदा ये है कि वहां अलॉटमेंट के चांसेस काफी अच्छे रहते हैं एज कंपेयर टू स्मॉल एचएनआई के। इसीलिए जिनके पास फंड अच्छा रहता है उन्हें हो सके तो बिग एचएनआई की एप्लीकेशन लगानी चाहिए। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो क्या एसएमई आईपीओ में भी अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम से ही होता है? नहीं, वहां रिटेल कैटेगरी में तो अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम से ही होता है, बट एचएनआई कैटेगरी में प्रपोर्शन बेस पे होता है। जैसे मान लेते हैं एसएमई आईपीओ में एचएनआई कैटेगरी 200 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो गई है, तो आपको 1 लोट लेने के लिए 200 लोट के लिए अप्लाई करना होगा। एंड एसएमई आईपीओ में 1 लोट की वैल्यू 1 से 2 लाख की बनती है, तो 200 लोट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको 2 से 4 करोड़ तक की एप्लीकेशन लगानी होगी।
मतलब 2 से 4 करोड़ से अप्लाई करने पे आपको 1 लॉट मिलेगा अलॉटमेंट का। इसलिए एसएमई आईपीओ में भूल कर भी एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई मत करना। एसएमई आईपीओ में हमेशा रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए। ये पॉइंट हमेशा आपके माइंड में सेव होना चाहिए। बट बहुत लोग ये बोलते हैं कि अलॉटमेंट मिलता ही नहीं है, कितनी बार अप्लाई कर लिया, तो क्या करें? यार देखो, सीधी सी बात है, जो अच्छे आईपीओ होंगे ना वो काफी हाई टाइम ओवर सब्सक्राइब हो जाएंगे, तो उनमें अलॉटमेंट के चांस काफी कम रहते हैं। बट आप ये देखिए कि कुछ चार्ज तो लग नहीं रहा आपका, तो फिर ठीक है ना, अप्लाई करते रहो। अगर मिल गया तो बल्ले बल्ले है, पैसा बन जाएगा। अदरवाइज हमारा कुछ गया तो है ही नहीं। अप्लाई ना करोगे तो भी फंड जो है वो आपके अकाउंट में ही रहने वाला है। तो बेटर यही है कि अप्लाई कर दो। सबके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर आईपीओ का रिव्यू करे, जीएमपी चेक करें, सब्सक्रिप्शन देखते रहें। बताइए क्या करें फिर? कोई बात नहीं, उसके लिए मैं हूं ना। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहां आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको यहां वहां टाइम खराब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सभी अच्छे आईपीओ के रिव्यू आपको टाइम से शेयर कर देते हैं, जिससे आप क्लियर रहो कि उसमें क्या करना है। एंड जीएमपी एंड सब्सक्रिप्शन डिटेल आपको डेली मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी जाती है। तो बस आप सबकी ये टेंशन खत्म हो गई, एक ही जगह आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। पर कुछ लोग ये बोलते हैं कि फर्स्ट डे में जब आईपीओ ओपन होता है उसी टाइम अप्लाई करने से फायदा ज्यादा होता है, एज कंपेयर टू लास्ट डे में जब आईपीओ काफी ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। क्या ऐसा है? ये कंफ्यूजन भी काफी लोगों के माइंड में चल रहा है कि आईपीओ जब ओपन होता है उस टाइम वो पूरा सब्सक्राइब नहीं होता है, उस टाइम अप्लाई करने से अलॉटमेंट के चांस बढ़ जाएंगे। एंड कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि आईपीओ में अगर हम प्री ओपन अप्लाई कर दे तो उससे भी हमारे अलॉटमेंट के चांस बढ़ जाएंगे। बट ये सब आपकी गलतफहमी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यार देखो, आईपीओ में अलॉटमेंट का प्रोसेस जो होता है ना वो आईपीओ के एंड होने के बाद स्टार्ट होता है। इसलिए आप चाहे प्री ओपन में अप्लाई करो या फर्स्ट डे में अप्लाई करो या लास्ट डे में अप्लाई करो, सब एक ही बात है। आईपीओ के एंड होने के बाद सारे एप्लीकेशन में से लॉटरी बेस पे अलॉटमेंट डिसाइड होता है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आपको अप्लाई हमेशा लास्ट डे में करना चाहिए, क्योंकि बड़े प्लेयर्स क्यूआईबी जो है ना वो लास्ट डे में अप्लाई करते हैं। तो वो कितना अप्लाई कर रहे हैं उससे काफी कुछ क्लियर होता है। क्योंकि मान लो आपने फर्स्ट डे अप्लाई कर दिया अच्छा जीएमपी देख के और लास्ट डे तक जीएमपी में सडन फॉल हो गया, तो आप तो फंस गए ना। इसलिए लास्ट डे तक बस ऑब्जर्व करो एंड फिर अप्लाई करो अगर आपको सही लगे तो। अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज करने की क्या ट्रिक होती है, क्या आप बताओगे? देखिए, अलॉटमेंट चांस इंक्रीज करने की ऐसी कोई ट्रिक तो नहीं होती है, बट हाँ, अब लॉटरी सिस्टम से अलॉटमेंट मिल रहा है तो जितनी ज्यादा एप्लीकेशन लगाओगे उतने चांसेस आपके बढ़ जाएंगे अलॉटमेंट के। फैमिली में सभी के नेम से अकाउंट ओपन कर लो एंड उसमें अप्लाई कर दिया करो। बट ध्यान रखना, एक नेम से एक ही एप्लीकेशन लगानी है। एक नेम से ज्यादा एप्लीकेशन लगाने की गलती मत कर देना, वो काउंट एक ही होने वाली है। एंड मैंने सुना है फीमेल नेम से एप्लीकेशन मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो क्या ऐसा रियलिटी में होता है क्या? मुझे ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि अलॉटमेंट जो होता है वो लॉटरी बेस पे होता है। अब उसके अंदर मेल और फीमेल की एप्लीकेशन को अलग थोड़ा ना करते हैं। बट ठीक है, अगर आपके मन में ये बात आई है तो तसल्ली के लिए आप फीमेल नेम से भी ट्राई कर लो। घर के अंदर मदर, सिस्टर, वाइफ या डॉटर के नेम से भी अकाउंट ओपन करके देख लो। अगर किसी अकाउंट में काफी लॉन्ग टाइम से कोई अलॉटमेंट नहीं आया तो क्या करना चाहिए? अगर काफी लंबे टाइम से अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है, लाइक 8-9 महीने हो गए हैं या साल हो गया है, आपने सभी में अप्लाई किया है और आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है, तो हो सकता है कि आपका डीमैट अकाउंट फ्रीज हो गया हो। तो उस केस में आप डिफरेंट ब्रोकर में न्यू अकाउंट ओपन करिए और उससे अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ऐसा करने से आपके चांसेस वापस से बढ़ जाएंगे अलॉटमेंट मिलने के। अच्छा, एक बात बताइए, एक ये प्री ओपन आईपीओ में सेलिंग कैसे होती है? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है एंड ऑलमोस्ट 90% लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। इस पॉइंट को ध्यान से समझना। आपने देखा होगा काफी बार कि आईपीओ जब 10 बजे ओपन होता है ना, उसके बाद डाउन साइड में जाने लग जाता है और हम इसी उम्मीद से सेल नहीं करते हैं कि प्राइस वापस से ऊपर आएगा और हम सेल कर देंगे। तो इस तरह से काफी बार रिटेलर्स फंस जाते हैं, प्राइस ऊपर आता ही नहीं है और उन्हें जो लिस्टिंग के मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। एंड एसएमई आईपीओ में तो ऐसा ही होता है। इससे बचने के लिए आप प्री ओपन में सेल कर सकते हो। आईपीओ ओपन 10 बजे होता है एंड प्री ओपन आईपीओ में आपको सेलिंग बिड जो है ना वो 9:45 तक लगानी होती है, क्योंकि 9:45 पे आईपीओ का लिस्टिंग प्राइस फिक्स हो जाएगा
कि वो पर्टिकुलर आईपीओ किस प्राइस पे ओपन होने वाला है, उससे पहले हम बिड लगा सकते हैं। अब इसमें कुछ केस बनते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आईपीओ का प्राइस 100 रुपए का है और प्रीमियम चल रहा है 20 रुपए का, एंड आप चाहते हो कि मुझे 10 रुपए मिल जाए प्रॉफिट के, मैं उसमें खुश हूं। तो आप एक काम कर सकते हैं कि 110 की सेलिंग बिड लगा दो पहले ही। अब आईपीओ की लिस्टिंग 110 या उससे ऊपर की बनेगी, किसी प्राइस पे होगी, तो आपका ऑर्डर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि आईपीओ की लिस्टिंग 115 पे हो गई एंड आपने ऑर्डर लगाया 110 का, तो आपके शेयर 115 प्राइस में सेल हो जाएंगे, क्योंकि आप तो 110 प्राइस पे खुश थे ना, अब तो आपको 115 मिल रहे हैं। मतलब जो भी प्राइस आपने सेल में लगाया होगा, अगर उससे ऊपर प्राइस पे आईपीओ ओपन हुआ तो जिस भी प्राइस पे आईपीओ ओपन होगा उस प्राइस पे आपके शेयर जो है वो सारे सेल हो जाएंगे। बट अगर आईपीओ 110 प्राइस से नीचे ओपन होगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। ये बात भी ध्यान रखना। जैसे मान लेते हैं कि आईपीओ ओपन 109 रुपए में हो गया है, तो आपका वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। इस केस में आपको फिर 10 बजे जब आईपीओ ओपन हो जाएगा उसके बाद फिर से ऑर्डर लगाने पड़ेंगे। आई होप आपको ये प्री ओपन आईपीओ का फंडा जो है वो पूरा क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और लोग पूछते हैं कि एसएमई आईपीओ कुछ ब्रोकर अकाउंट में शो नहीं होता एंड कुछ में अलॉटमेंट मिलने के बाद लिस्टिंग पे सेल करने में एरर आता है। हाँ, ऐसा होता है, मैंने भी काफी जगह देखा है। देखिए, मैं आईपीओ एप्लीकेशन में हमेशा जीरोधा या अपस्टॉक का यूज करता हूं, जिसमें मुझे आज तक कोई भी दिक्कत नहीं आई है। आराम से उसमें अप्लाई कर सकते हैं और लिस्टिंग के बाद वो आराम से सेल भी होता है। बाकी सभी ब्रोकरेज अकाउंट के अंदर मैंने नोटिस किया है कि कभी कभार कुछ आईपीओ के अंदर इशू दिखे गए हैं। कुछ आईपीओ के अंदर लिस्टिंग के बाद सेल ऑर्डर नहीं लग रहे हैं। तो बेटर ये है कि आप भी जीरोधा या अपस्टॉक्स में ही अकाउंट ओपन कर लो आईपीओ एप्लीकेशन के लिए। इनमें अकाउंट ओपनिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उस लिंक से अप्लाई विद इन 5 मिनट में हो जाएगा और 1 दिन के अंदर अंदर आपका अकाउंट ओपन भी हो जाएगा। हमारे इस एफर्ट्स के लिए प्लीज वीडियो को लाइक एंड सबके साथ शेयर जरूर करिए। साथ में चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना। आईपीओ के रिगार्डिंग आपके सारे क्वेश्चन को हमने यहाँ कवर कर लिया है। अभी भी आपके मन में कोई और क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट जरूर करना, आपकी क्वेरी को जल्द से जल्द सॉल्व कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट स्टॉक मार्केट की इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक्स एवरीवन।